हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीए समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। समाज शास्त्र के अर्थ का तात्पर्य होता है कि आप अपनी भाषा में, अपने समझ में इस विषय को किस रूप में देखते हैं, इसके विषय में किस तरह से इस विषय में आप जानते हैं, इसी को व्यक्त करना। परिभाषा किसी विद्वान या किसी विशेष व्यक्ति के अनुसार अर्थ बताना होता है। परिभाषा नहीं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ समाज शास्त्र का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग क्या समझते हैं अर्थशास्त्र को, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी इस वीडियो में हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि समाज शास्त्र कैसे विषय बना, इसका थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है और इस समाज शास्त्र के जनक कौन हैं, इसको भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ समाज का भी संक्षिप्त अर्थ बताऊंगा, फिर उसके बाद समाज शास्त्र पर हम डिटेल में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम बात करें समाज शास्त्र की बात, तो समाज शास्त्र को विषय के रूप में मान्यता दिलाने का सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण आधार जो तय किया था, अगस्त काम्ट जी ने किया था। अगस्त काम्ट जी किया था। इन्होंने इस समाज शास्त्र का प्रारंभिक नाम रखा था सामाजिक भौतिकी, इन्होंने नाम इसका रखा था। अब आते हैं बात की समाज शास्त्र की के लिए इन्होंने संघर्ष कब से शुरू किया। लगभग ये 1800 ईस्वी में जो यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति और यूरोपीय देशों में जो महान दार्शनिकों के फलस्वरूप बहुत सारी विचारधाराएं का इन्होंने सहारा लेकर के इस समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता दिलाने के लिए, एक विषय के रूप में स्वीकृति यानी पूरे संसार में पढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से इन्होंने प्रयास किया, जिसमें इन्होंने प्रारंभिक इसका नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। बाद में इस विषय यही सामाजिक भौतिकी का नाम इन्होंने बदल करके क्या रखा, समाजशास्त्र। वो सन क्या था, 1838। वो सन क्या था, 1838 ईस्वी में अगस्त काम्ट ने ही सामाजिक भौतिकी वाले शब्द के स्थान पर समाज शास्त्र रखा। क्या रखा, समाज शास्त्र रखा। अगर हम बात करें 1838 की, तो इन्होंने 1838 में इनकी एक पुस्तक आई थी पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसका नाम था 1838 में। इस पुस्तक के ही परिणाम स्वरूप या इसका जो इसमें इन्होंने जो तर्क, जो ज्ञान, जो व्यवहार समाज के सामने समाज शास्त्र के रूप में जो प्रस्तुत किया था, जिसके वजह से अगस्त काम्ट को, इसी पुस्तक के वजह से अगस्त काम्ट को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक। यानी समाज शास्त्र को विषय के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता दिलाने का काम पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था, इसके फलस्वरूप अगस्त काम्ट को समाज शास्त्र के जनक के रूप में मान्यता पूरे विश्व स्तर पर मिल गई और इस सामाजिक भौतिकी वाले विषय को लोग समाज शास्त्र के रूप में जानने लगे। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, सिंपल सा अर्थ देखते हैं तो सोशियस ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज। लोगस ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शास्त्र या विज्ञान। तो अगर हम बात करें तो जो अगस्त काम्ट जी ने कहा कि जो समाज का विज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। समाज का विज्ञान का तात्पर्य है कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से मानव कल्याण के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाज शास्त्र। यहाँ तक अगस्त काम्ट जी अपनी बात कह चुके थे और इसको स्वतंत्र रूप से एक विषय के रूप में मान्यता 1938 ईस्वी में दिलाया, जिसके वजह से इसका नाम समाज शास्त्र पड़ा। अब तो यहाँ तक हमने आपको बताया थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड। अब हम लोग थोड़ा समाज शास्त्र को अपनी भाषा में समझने के लिए पहले हम लोग समाज का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद समाज शास्त्र का अर्थ समझेंगे। तो समाज क्या है, अगर हम बात करें, समाज एक विभिन्न संबंधों का संगठित स्वरूप है। जैसे हमारा संबंध कपड़े से भी है, व्यक्ति से भी है, जीव जंतु से भी है, प्रकृति से भी है, समाज से भी है, देश से भी है,
संस्कृति से भी है, मूल्य से भी है, मान्यता से भी है, स्वीकृति से भी है। यानी कुल मिलाकर एक व्यक्ति अनेक प्रकार के संबंधों से, भावनाओं से, मूल आवश्यकताओं से, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो संबंध जो संगठित करके व्यक्ति को समाज में रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समाज। तो आइए इन्हीं सब बातों को थोड़ा डिटेल में और व्यवस्थित होकर के देखते हैं। अगर हम बात करें समाज क्या होता है, तो पहले समाज को थोड़ा सा हल्का सा अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम समाजशास्त्र की व्याख्या करेंगे। यानी व्यक्तियों के समूहों को जिनमें विभिन्न क्रियाएं, जैसे शारीरिक क्रियाएं, आजीविका संबंधी क्रियाएं, स्थान संबंधी क्रियाएं, सुरक्षा संबंधी क्रियाएं, सहयोग संबंधी, विवाह संबंधी, देश संबंधी, यानी संस्था के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, व्यक्ति और व्यक्ति के, यानी अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यानी व्यक्तियों के समूहों में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक, व्यक्तिगत रूप से दो व्यक्तियों के संबंधों में, परिवार के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, जीव जंतुओं से भी हमारा संबंध बनता है। जिस समाज में जीव जंतुओं की हत्या होती है, वहाँ क्रूर समाज ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पर जीव जंतुओं की रक्षा होती है, वहाँ पर सभ्य और सौम्य, शालीनता और भावनात्मक भरा समाज मिलता है। तो ऐसा मत सोचिए कि समाज सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित है, समाज सभी चीज़ों में पाया जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया होती है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, चाहे दूसरे के जीवन से संबंधित हो, चाहे स्वार्थ से संबंधित हो, चाहे आवश्यकता से संबंधित हो, चाहे सहयोग से संबंधित हो। यहाँ तो मैंने सिर्फ सिंपल में लिख दिया, इसके अनेक रूप होते हैं। यानी व्यक्तियों के समूहों का जो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से जो संबंध बनते हैं, वो क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। यानी कुल मिला के हम बात करें तो व्यक्ति जीवन से, अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक अनेक क्रियाएं करता है। खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, सुरक्षा, सहयोग, सहानुभूति, नियंत्रण, धन, देश, समाज, सबसे रीति परंपरा, बहुत सारी अंतःक्रिया करता है। वह अंतःक्रिया वह समाज से ही सीखता है। वास्तव में व्यक्ति की उत्पत्ति समाज में होती है और समाज में ही उसका अंत होता है। तो समाज हम लोगों के जीवन से पहले भी है, हम लोगों के जीवन के साथ भी है, और हम लोगों के मरने के बाद भी समाज रहेगा। अर्थात व्यक्ति समाज से हम हैं, हमसे समाज नहीं है। इसका याद रखिएगा, क्योंकि हम कब तक समाज को संभालेंगे? हमारी अवधि निश्चित है, लेकिन समाज की अवधि निश्चित नहीं है। इसीलिए समाज शाश्वत है, अमूर्त भी कहा जाता है। ये अमूर्त भी होता है। खासतौर से आगे की वीडियो में जब ये टॉपिक आएगा तो उसके हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक अर्थ देखते हैं, व्यक्तियों का संगठित समूहों के अंतर्गत जो क्रिया गतिविधि बनती है, वो क्या कहलाती है? समाज। वास्तव में हर व्यक्ति संगठित है, यानी एक गठन है व्यक्ति। जैसे हम कोई चीज़ तब पढ़ा पाते हैं जब संगठित होकर के उस पर सोचते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। उसी तरह से व्यक्ति संगठित है, परिवार के संग संगठित है, देश के संग संगठित है, किसी क्रिया के संग भी संगठित है। तो वास्तव में समाज वहाँ है जहाँ व्यक्ति समूहों के संग संगठित है, क्योंकि जब समूह बनेगा तभी उसका संबंध बनेगा, तभी वो समाज में रह सकेगा। अकेला व्यक्ति या तो वह सन्यासी है, या अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, या तो फिर पागल है। तो समाज के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में ही उसका अस्तित्व है। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। व्यक्ति जो होते हैं, उनका जो संगठित जो समूह होता है, उसी समूह को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जैसे हम हैं, टीचर के पढ़ाते हैं, टीचरों से भी मेरा संगठन है, परिवार में है उनसे भी जुड़े हैं, देश में है उनसे भी जुड़े हैं, उनसे भी बंधे हुए हैं। अगर हम अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान होगा तो विद्वानों के सिद्धांत, ज्ञान, क्रियाकलाप, व्यवहारों से बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के समाज व्यक्ति को संगठित करता है, बांधता है, उसको जोड़ता है, उसका विकास करता है, उसके योग्यता, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि का लाभ उठाता है, या लाभ हानि इत्यादि गतिविधियां संपन्न होती है। उसी को क्या कहते हैं? समाज। यह हम संक्षेप अर्थ देख रहे हैं। आगे हम चलते हैं, अब समाजशास्त्र क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। वास्तव में समाजशास्त्र इसी समाज का एक अध्ययन है, जो अध्ययन मानव कल्याण के दृष्टिकोण से, सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से
मानव के व्यवहारिक गतिविधियों को अच्छा और उत्तरोत्तर उच्च स्तरीय बनाने के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो आइए सब हम लोग अर्थ देखते हैं समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र किसे कहते हैं? अब पहले अर्थ समझते हैं, क्योंकि टॉपिक ही अर्थ है। व्यक्तियों के समूहों में, व्यक्तियों के समूहों का, एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता बल्कि व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। व्यक्तियों के समूहों के कल्याण हेतु, यानी कौन सा कार्य, कौन सा व्यवहार, कौन सा आदर्श, कौन सा मूल्य, कौन सा धर्म, कौन सी परंपरा, कौन सी गतिविधि, कौन से संबंध इत्यादि को उन समूहों के अंतर्गत विकास किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, उस तरह से संस्कार शिक्षा व्यवस्था दी जाए ताकि उस समूह का कल्याण हो सके। अर्थात व्यक्तियों के समूहों का कल्याण के दृष्टिकोण से जो व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, यानी उसके व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार और विकास का जो कार्य किया जाता है या जो इसको बताता है, उसी को क्या कहते हैं? समाजशास्त्र, उसी को सोशियोलॉजी कहते हैं। यानी व्यक्तियों के समूहों के कल्याण हेतु जो व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है या व्यवहार में उसे निश्चित निर्धारित ज्ञान क्रियाकलाप व्यवहार सिखाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। तो एक दूसरा अर्थ देखते हैं, समाज के संबंधों के अंतःक्रिया को, यानी समाज में जो संबंध बनते हैं उनमें अनेक अंतःक्रिया होती है। जैसे मैं खाता हूँ तो वह अंतःक्रिया स्वयं के लिए हो रही है, मैं किसी का सहयोग देता हूँ, किसी की सेवा कर दूँ तो दो के बीच में, अगर वह सेवा एक व्यक्ति समाज का कर रहा है तो एक और अनेक के बीच में अंतःक्रिया हो रही है। यानी व्यक्ति जब तक जीता है तब तक कुछ न कुछ अंतःक्रिया करता है। वह अंतःक्रिया शारीरिक, मानसिक, भावात्मक कुछ भी रूपों में हो सकती है। तो समाज के जो संबंध हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, जिसे आप स्वीकार किए हुए जो संबंध हैं, उन संबंधों के अकॉर्डिंग जो भी आप अंतःक्रिया करते हैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, यानी सुव्यवस्थित क्रम ढंग से प्रामाणिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी। यानी समाज के संबंधों के अंतर्गत जो अंतःक्रिया होती है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए जो अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण करते हुए, व्याख्या करते हुए, स्पष्टीकरण करते हुए, वास्तविकता, प्रयोग, निरीक्षण इत्यादि पर आधारित देखते हुए, पहचानते हुए जो हम अध्ययन करते हैं, जिसमें जो है समाज की भलाई होती है या समाज की वास्तविकता और व्यवहार को निश्चित करने संबंधी बातों की जानकारी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र कहते हैं। अर्थात समाजशास्त्र के अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। जैसे इन्होंने क्या कहा था, ऑगस्ट कॉम्टे ने भी इस बात को कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वह समाज का विज्ञान किस रूप में काम करता है? विभिन्न अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप कार्य करता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसको सहयोग की ज़रूरत ही पड़ती है। स्वार्थ और सहयोग, यानी स्वार्थ और परमार्थ जब दोनों साथ में चलता है तो सभ्य समाज अच्छा समाज बनता है। सिर्फ स्वार्थ ही चलेगा तो गड़बड़ समाज हो जाएगा, तब राक्षसों का समाज हो जाएगा। आगे चलते ही एक और अर्थ देखते हैं, परिवर्तनशील अवस्था। परिवर्तनशील अवस्था का तात्पर्य होता है कि समाज कभी स्थिर नहीं रहता, समय चल रहा है, बदल रहा है, तो निश्चित रूप से समाज की भी आवश्यकता, रुचि, ध्यान, परंपरा, मूल्य, मान्यता, क्रिया, गतिविधि इत्यादि में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कौन सा परिवर्तन सही है, कौन सा परिवर्तन गलत है, ये अलग बात है, परंतु परिवर्तन होता है। यानी समाज की जो परिवर्तनशील अवस्था है उस समाज के संबंधों, यानी परिवर्तनशील अवस्था में समाज के संबंधों का वह विश्लेषण, समाज के संबंधों का, हमने बताया क्रिया से भी संबंध, जन्म से भी संबंध, व्यवहार से भी संबंध, स्थान से भी संबंध, भूमिका से संबंध, पद से संबंध, संस्था से संबंध, मूल्य मान्यता, जो कुछ भी है सबसे संबंध। यानी परिवर्तनशील अवस्था में जो समाज के विभिन्न संबंधों हैं उन संबंधों का वह विश्लेषण, वो जो संबंध हैं उनमें उनका विश्लेषण जो समाज के परिष्करण, यानी समाज को और अच्छा और शुद्ध बनाने संबंधी गतिविधियों को बताए,
यानी परिवर्तनशील अवस्था में समाज के संबंधों का वह विश्लेषण जो समाज के परिष्करण यानी समाज को शुद्ध करते हुए वर्तमान आवश्यकता को पूरा करे, जिससे लोगों की उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। समाज के लोगों को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने संबंधी बातों का जो जिक्र करे, जो बताए, जो समझाए, जो निर्धारित करे, जो निर्णय दे, उसी को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। उसी को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। यानी परिवर्तनशील अवस्था में समाज के संबंधों का वह विश्लेषण जो समाज को परिष्करण यानी समाज की बुराइयों को घटाए, समाज की गंदगी को दूर करते हुए उन मार्ग, उन ज्ञान, उन व्यवहार, उन कौशल, कला, उन समझ इत्यादि को बताने का कार्य करे, जिससे समाज की उन्नति और प्रगति हो। उसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको समाजशास्त्र का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे की वीडियो में हम इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ सूक्ष्म और कुछ व्यापक परिभाषाएं होंगी। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।